हाँ, अभी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट। यस मैम। यस पता मैम। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट को रिमूव करके कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, आई डोंट नो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जनरल टर्म की बात ऑलरेडी अभी डिस्कस की थी। अभी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, इसके एक्सपांशन में स्टूडेंट हम अभी दो अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडेक्स है बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, जो इंडेक्स n है यहाँ पे अगर वो इवन हो जाता है तो बेसिकली वो एक्सपांशन में आपको n+1 मतलब ओड टर्म्स मिलेगी, ओड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल ले रही स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो मैंने 2 लिया है ए प्लस बी का जो इंडेक्स लिया है यहाँ पे ए प्लस बी होल रेज टू पावर n, ये 2 लिया है, आपको पता है इवन है, तो इसके एक्सपांशन में आपको स्टूडेंट कितनी टर्म मिलने वाली है, 3 टर्म मिलेगी। हाँ, तो बेसिकली स्टूडेंट ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम मिडिल टर्म की बात करने वाले हैं, तो यहाँ से तो आप देख के मुझे बता देंगे मैम 3 टर्म है तो मिडिल टर्म डेफिनेटली सेकेंड वाली टर्म है। ठीक है, यस समझ में मैम। आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन जनरल की बात की जाए, अगर आपके पास मिडिल टर्म की बात करनी है आपको, ये एक्सपांशन में a प्लस बी होल रेज टू पावर n, तो आपको क्या ध्यान देना है, n इवन है कि ओड, उस पर ध्यान देना है। अगर n इवन है तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सपांशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी वो आपको n+1 हो जाएगा, n इवन है तो n+1 हो जाएगा ओड। ठीक है, समझ में आया, मतलब ओड नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेगा। एंड ओड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म फाइंड करना बहुत ईजी है, ये आपका मिडिल टर्म होगा। आप चाहे तो ऐसा लिखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे दूसरा ट्रिक भी लिख देती हूँ मिडिल टर्म का यहाँ पे, वो आप ये वाला भी ऐड कर सकते हो, n+2 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। ठीक है, तो ये वाला आपका मिडिल टर्म होगा। अगर आपका n इवन है तो आपको पता है एक्सपांशन पे n+1 टर्म होंगे, मतलब ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एंड एक ही मिडिल टर्म होगा ये वाला। ठीक है, सबको समझ में आया। यस मैम। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आपका बुक में ऐसे दिया है, आप वही चीज सेम चीज है, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, देख लीजिए आप क्या दिया है। अगर एग्जांपल है x+2y होल रेज टू पावर 8, इसका एक्सपांशन करेंगे क्योंकि आपको पता है 8 है, ये इंडेक्स n है, n की वैल्यू है 8, 8 इवन नंबर है, तो आपको पता है ये एक्सपांशन में आपके पास 8+1 9 टर्म्स रहेंगी, तो मिडिल टर्म आपका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। लेकिन फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगा, देखो आप ऐसा लिख सकते हो n/2 प्लस वंथ टर्म, या आप ऐसा लिख लीजिए n+2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। ठीक है, 8+2 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली फिफ्थ टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। आप चाहे तो ऐसे याद कीजिए या ऐसे याद कीजिए, जब ये आपका एन जो है इंडेक्स है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो इंडेक्स आपका इवन आता है तो आपको पता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी वो आपको ओड मिलेगी। ठीक है, यस एवरीवन मैम। समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात क्या करी है, अगर n इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन विल बी n+1, मतलब ओड आ गया। एंड मिडिल टर्म ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मिडिल टर्म इज n+2 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म या n/2 प्लस वन टर्म। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे आपका बुक में ऐसे दिया ऐसे ही ऐसे कर लीजिए या ऐसे कीजिए। ठीक है, अभी हमने बात करी थी जब इंडेक्स आपका होता है इवन, अगर इंडेक्स आपका ओड हो गया स्टूडेंट तो आपको पता चलेगा वो बाइनोमियल एक्सपांशन में आपको कितने टर्म मिलेंगे। देखो ये जो n है ओड है, तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे एक्सपांशन में, n+1, तो ये n ओड है तो n+1 इवन हो जाएगा। हाँ, तो n+1 इवन हो जाएगा, वो वाले केस में क्या है, दो मिडिल टर्म मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ आपको, ये वाला a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, ये आपको पता है इंडेक्स मैंने 3 लिया है यहाँ पे, और अभी इसका एक्सपांशन सबको याद होगा, वो मैं लिख देती हूँ a³ प्लस 3 टाइम्स a² b प्लस यहाँ पे आपको पता है 3 × ab² + b। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको दो मिडिल टर्म मिलने वाली है। कौन सी मिडिल टर्म, एक तो ये वाली मिडिल टर्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, 4 टर्म मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n ओड है तो n+1 इवन हो जाएगा, सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांशन। और वो क्या, कैसे याद करते हैं, ऐसा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा रख लीजिए n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, एंड ये दूसरा मिडिल टर्म ये हो गया n+1/2 + 1, या सिंपल ट्रिक है, इसको ऐसा लिख लीजिए, ये तो समझ में आया, इसको आप ऐसा लिख दिए n+3/टूथ टर्म। ठीक है, ताकि आपको कोई इजी, मतलब इजी लगे। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखी है सेम चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर जब आपका n हो जाता है इंडेक्स, जो बेसिकली बाइनोमियल एक्सपांशन का इंडेक्स हो जाता है ओड,
तो n+1 इवन हो जाएगा, वो वाले केस में आपको 2 मिडिल टर्म्स मिलेगी। ठीक है, सो इन द एक्सपांशन देयर विल बी 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिडिल टर्म। वापिस से बता रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन का इंडेक्स चेक कर रहे हैं। इंडेक्स के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो कि कितने मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म है कि 2 मिडिल टर्म है। ठीक है, तो अगर आपका जो n है वो हो जाता है, आपको पता है इवन, n इवन हो गया तो आपको पता है उसके एक्सपांशन में कितने टर्म मिलेंगे आपको, n+1। ठीक है, तो n+1 हो जाएगा ओड। जब आपका टर्म ओड है तो वो केस में, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका ओड है तो वो वाले केस में एक सिंगल मिडिल टर्म आता है, जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया था। अगर आपका n क्या हो जाता है, अभी सेकंड केस क्या कर रहे हैं, अगर n ओड है, किसी को कुछ डाउट है क्या, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैं वापिस से सिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इंडेक्स चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर जो n है वो आपका ओड है तो वो एक्सपांशन में आपको पता है बाइनोमियल एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म मिलेगा। n ओड है तो n+1 इवन हो गया। ठीक है, जब अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो वाले केस में 2 मिडिल टर्म मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जैसे, ठीक है, 2x - y होल रेज़ टू पावर 7। ठीक है, 7 आपको पता है ओड नंबर है, तो ये वाले एक्सपांशन में आपको 7+1 8 टर्म मिलेगा। ठीक है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहा है, तो ये वाले केस में 2 मिडिल टर्म रहेगा। ऐसे कैलकुलेट कीजिए, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म होगी, एंड सेकेंड मिडिल टर्म हो गया n+3 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 मिडिल टर्म मिली, एक तो 4th टर्म हो गया एंड 5th टर्म। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, देखो ये आपको मतलब एनसीईआरटी बुक से लिया मैंने। यहाँ पे x + 1/x होल रेज़ टू पावर 2n, ये जो 2n है ना, आपको पता है ये इवन पावर है, इंडेक्स जो है इवन है, क्योंकि 2 से अगर आप n को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाले केस में ये देखो इवन है, तो इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म मिलेगी, 2n+1। ठीक है, मतलब 2n+1 टर्म मिलेगी, तो आपको मतलब यहाँ पे 2n ऑलरेडी इवन है तो 2n+1 हो गया ओड। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो वाले केस में एक सिंगल मिडिल टर्म रहेगी, जो आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप उन्होंने लिख के बताया आपको टर्म, और उसका टेंशन मत लीजिए, हम लिख सकते हैं जनरल टर्म। मेन चीज है ये वाली, ये लास्ट में जो लाइन लिखी है, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज द कॉन्स्टेंट टर्म। ये वाले पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि आपको वो वाली टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब है जनरल टर्म में बेसिकली जो आप लिख रहे हो ना, जो एक्स का पावर जब 0 हो जाता है वो वाले केस में आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगी। प्लीज बताइए ये वाली बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक है, ये आपको पता है कांस्टेंट टर्म होगी, लेकिन मिली कैसे मुझे, 5 इंटू में x टू द पावर 0 ऐसा लिखूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख के बताया है, यहाँ पे उन्होंने मिडिल टर्म फाइंड करी थी ये वाली, एंड यहाँ पे वो क्या बोल रहे कि ये यहाँ पे x की टर्म दिख ही नहीं रही, मतलब ये बोल रहे जो आंसर है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ जाता है बेसिकली ये बोल रहे वो टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, या कांस्टेंट टर्म भी आप बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एवरीवन पे अटेंशन। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, एंड क्वेश्चन इसको हमें सोल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आज, तो एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो पहले तो हम यहाँ पे, मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो पहले तो क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखते हैं इसका। ठीक है, तो जनरल टर्म लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जनरल टर्म मतलब r+1th टर्म लिखते हैं। सब लोग चेक कीजिए हम लोग सही लिख रहे कि नहीं। यहाँ पे n जो इंडेक्स की वैल्यू है 10। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होगी हमारी, 10 CR। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए a की जगह हमारे पास है √x/√3, एंड इसका पावर कितना आएगा स्टूडेंट, 10 - r 9 9। 10 - r 10 - r ओके ओके, 10 - r हो गया। यहाँ पे b की जगह हमारे पास है √3/2 टाइम्स x², एंड इसका पावर स्टूडेंट कितना, r आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे r रहता है वही यहाँ पे इसका पावर आता है। आप चाहे तो a + b होल रेज़ टू पावर n में जनरल टर्म लिख के देख लीजिए, उसके बाद जस्ट a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ से कंपेयर करके। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखा है, किसी को डाउट रहेगा तो मैं वैसे भी लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट। अगर हमारे पास ऐसा होता है a + b होल रेज़ टू पावर n,
तो वो वाले केस में जनरल टर्म ऐसा लिखते थे, NCR into a to the power n minus r into b to the power r। ठीक है, यहाँ से जस्ट कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करनी, तो x की जितने भी टर्म है एक साथ रखने पड़ेंगे। तो आप लोग चेक कीजिए, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास 10CR। स्टूडेंट यहाँ पे जो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब है x का पावर है हाफ, और उसका भी पावर आपके पास 10 माइनस आर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x का पावर 10 माइनस आर अपॉन 2। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। एंड इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख रही हूँ 3 का पावर हाफ हो गया, रूट 3 मतलब 3 का पावर हाफ, और उसका पावर 10 माइनस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगी, ये 3 का पावर हो जाएगा 10 minus r अपॉन 2 हो जाएगा ना। upon 2। वेरी गुड, यहाँ पे अपॉन 2 पावर में, 3 के पावर में है। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 के पावर में है। एंड उसके बाद इसकी बात कीजिए स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लीकेशन में इसको कैसा लिखेंगे, ये देखो रूट 3 का पावर आर है, मतलब 3 का पावर हाफ उसका पावर आर। 3 raised to power r by 2। 3r/2। वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। अभी देखिए डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर उसका पावर आर है, तो मतलब यहाँ पे 2 का पावर आएगा, एंड एक्स का पावर 2 और उसका पावर आर, मतलब एक्स का पावर 2r हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। अभी तो ये हमारा हो गया जनरल टर्म लिख रहे हैं, r+1 टर्म हो गया, तो 10CR हो गया। एंड स्टूडेंट अभी इंडाइसिस का प्रॉपर्टी यूज करूंगी, यहाँ पे x का पावर 10 माइनस r अपॉन 2 है, यहाँ पे x का पावर 2r। इन दोनों को आपको पता है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, a का पावर m होता है और डिनोमिनेटर में a का पावर n होता है, तो बेसिकली आपको मिलता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, तो अगर मैं इधर दोनों टर्म को कंबाइन करूं, जहाँ पे x है वहां पे देखो ये हो जाएगा x का पावर 10 माइनस r अपॉन 2, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2r। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, दोनों चीज को मैं सिंप्लीफाई करके लिखने वाली हूँ डायरेक्टली, आप यहाँ पे रफ वर्क देख सकते हो। तो ये मिल जाएगा x का पावर, यहाँ पे एलसीएम आपका 2 आएगा, सो 10 माइनस r। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस 4r। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या मिला, x के पावर में मुझे मिल रहा है 10 माइनस 5r अपॉन 2। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे मुझे मिला x का पावर में 10 माइनस 5r अपॉन 2, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो जहाँ पे x प्रेजेंट है उसको कंबाइन कर दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस। किसी को डाउट है प्लीज पूछिए, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, वापस से बताती हूँ, देखिए मैंने क्या किया है, 10CR इंटू एक्स का पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 था, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 10 माइनस आर अपॉन 2 था, इंटू 3 का पावर r बाई 2 अपॉन 2 का पावर r इंटू एक्स का पावर 2r। तो जो x की टर्म्स है ना उसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। वैसे ही आप चाहे तो 3 का पावर में जो दिया है उसको कंबाइन कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे 3 का पावर यहाँ पे हमारे पास r बाई 2 दिया है एक न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या दिया है आपके पास 3 का पावर 10 माइनस आर अपॉन 2। तो दोनों का अगर मैं इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से करूं तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, 3 का पावर r बाई 2, उसमें से ये वाला जो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी कौन सा, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n होता है, तो वो हो जाता है a का पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा ये 10, स्टूडेंट एलसीएम देखिए, ये जो पावर में एलसीएम 2 आया, यहाँ पे -10, यहाँ पे +r। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ 3 का पावर 2r माइनस 10 मिला एंड अपॉन 2। तो मुझे जो मिला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप चेक कर लीजिए। 3 का पावर देखो 2 आप कैंसिल करने वाले हैं, r माइनस 5 मिल रहा है। एवरीवन प्लीज चेक। तो मुझे 3 के पावर में r माइनस 5 मिला है सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या दिख रहा है, इंटू 1 अपॉन 2r, 1 अपॉन 2 का पावर r है, 2r नहीं 1 अपॉन 2 रेज टू पावर r। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये रफ वर्क मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। हमने सिर्फ इंडाइसिस के प्रॉपर्टीज यूज किए हैं। ये वाली बात सबको समझ में आई है? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए आपको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो मतलब बेसिकली आप ये जनरल टर्म लिख दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू गेट द टर्म independent of x,
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जो एक्स की जो पावर हमने जनरल टर्म में मिली है, अगर वो 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंट टर्म मिलेगी, मतलब कांस्टेंट टर्म मिलेगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स का पावर जो मैंने लिखा है, यहाँ पे अगर एक्स का पावर 0 हो जाता है तो बेसिकली आपको जो टर्म मिलेगी वहां पे एक्स का टर्म मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पे लिखिए टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन, टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन, ऐसा लिख सकते हो, एक्स इन द एक्सपांशन। तो आपका क्या होना चाहिए, जो आपने जनरल टर्म लिखा है वहां पे एक्स का जो इंडेक्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स है 10-5r, 10-5r अपॉन 2, ये आपका 0 होना चाहिए। सबको समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन, सो इंडेक्स ऑफ एक्स शुड बी 0। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं पूरा वर्ड में, इंडेक्स ऑफ एक्स शुड बी 0। तो यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट, 10-5r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आर की कितनी वैल्यू आ रही है, कोई बताएगा? मैम 2। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, आर की वैल्यू 2 है, मतलब आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल टर्म में, मतलब थर्ड टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर टी यहाँ पे आपका 2+1 मतलब थर्ड टर्म। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप करके मुझे बताने वाले थर्ड टर्म, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कर लेते हैं 10c, ओके 10c, यहाँ पे 2 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे t2+1 आया। ठीक है, तो जो हमें पीछे लिखा है उसमें जस्ट r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाले 0 हो जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा उसमें लिख देते हैं इंटू 3 का पावर आपको क्या मिल रहा है, r-5, 2-5, एंड यहाँ पे हमें 1/2 का पावर r था, तो 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, किसी को डाउट तो प्लीज पूछिए, जस्ट सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मेरे हिसाब से इसका 220 आता है। नहीं नहीं 220 नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, एवरीवन चेक कर लीजिए थे। 10c2 ना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8, 220 नहीं आएगा डेफिनेटली दूसरे क्वेश्चन की। ओके, तो ये हो गया 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, मैं शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 2 1 जा, ये है 5, ये 45 हो गया। मैम 45। या 45, ओके, मैं शायद दूसरे क्वेश्चन का आंसर याद था, तो यहाँ पे 45 आएगा। एंड यहाँ पे स्टूडेंट 3 का पावर -3, एंड यहाँ पे 1/2 का पावर 2, मतलब ये 4 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे 45 इंटू, एक सेकेंड, और यहाँ पे 3 का पावर -27। हाँ, तो ये ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, 1/27 इंटू 1/4, 4। 9 3 जा, 9 5 जा, तो बेसिकली स्टूडेंट जो मिल रहा है मैं वो लिख देती हूँ 5/12 मिल रहा है। और आई थिंक माइनस साइन भी था क्या कहीं पे, एक चेक कर लेते हैं, नहीं ये नीचे रखे गए तो ये प्लस हो गया ना आपका, 1/3 का पावर 3। ठीक है, तो आपका ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, कौन सी टर्म है स्टूडेंट, थर्ड टर्म ना, यस देयरफॉर T3 जो Yes, हमारा है ma'am. 5/12 is the term independent of x, is the term independent of x in the given expansion। in the expansion पूरा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं in the expansion। एंड क्या क्या था हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, in the expansion of, ये पूरा लिख देते हैं, in the expansion of √x अपॉन √3, एंड उसके बाद क्या था हमारे पास, प्लस √3 अपॉन, एक सेकेंड, प्लस √3 अपॉन 2 टाइम्स x² एंड उसका पावर 10। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, सबको समझ में आया क्या Yes, किया हमने? ma'am. यस मैम। अच्छा ओके स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट कभी अभी देखो ये वाले जो क्वेश्चन जो मैंने लिया था आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमने सिंप्लीफाई किया तो आर की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिली थी। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म लिखा आपने, फिर जो एक्स की पावर दिख रही है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको जो आर की वैल्यू मिली वो फ्रैक्शन में मिल रही है। जैसे अगर मुझे मिलती है आर की वैल्यू लिख दी सपोज यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, मुझे मिलती 2/3। ठीक है, ऐसा अगर आया
तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन मैंने जो किया है कैलकुलेशन वो रॉन्ग है। आपका कैलकुलेशन एकदम बराबर रहता है। और आपको पता है जो ये आर की वैल्यू लेते हैं वो बेसिकली इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं ना, 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 ऐसा। अगर आपका आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो वो वाले केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सपांशन लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन, उसमें कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी नहीं, मतलब सब टर्म में कहीं ना कहीं एक्स रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये जो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया था लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू 2 आ गई थी, आपने सब्स्टिट्यूट किया जनरल टर्म में और आपने जनरल टर्म फाइंड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म आपको मिली थी, थर्ड टर्म क्या मिला यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे 5/12। तो आपको पता चला कि थर्ड टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिला। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब आर की वैल्यू फ्रैक्शन मिल जाए आपको सोल्व करने पे, तो उसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोई भी टर्म ये एक्सपांशन में क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब सारे टर्म में आपको कहीं ना कहीं एक्स दिखेगा। सबको समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। ऐसा हो सकता Yes, है ma'am. तो अपनी कैलकुलेशन पे डाउट नहीं करना है वो वाले केस में। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि वो जानबूझ के आपको बोलेंगे कि फाइंड कीजिए कि टर्म आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, लेकिन आप सोल्व करेंगे तो आर का वैल्यू कुछ फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आर को वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आ सकता है क्योंकि आर की वैल्यू 0 1 2 मतलब इंटीजर वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज जो अभी हमने किया है जनरल टर्म, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने दिया है स्टूडेंट, तो दोनों का जनरल टर्म आपको लिख के बताना, एक मैं कराती हूँ एक आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे मैं कौन सा करूँ यहाँ पे प्लीज बताइए, बहुत इजी है, मतलब जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म। फोर्थ यहाँ पे फोर्थ करो। ओके, तो ये वाला मैं होमवर्क में दे रही हूँ या आप मुझे अभी भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 ही मिनट लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला मैं अभी ले लेती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये वाले, अच्छा जनरल टर्म मतलब यहाँ पे आर प्लस वन टर्म लिखना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी को ए प्लस बी के वाला लिखना है, ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन के एक्सपांशन में जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ आपको। जनरल टर्म ऐसा होगा, आर प्लस वन टर्म हो जाएगा, एन की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो मैम कैसे आता है, तो जनरल टर्म, ठीक है 12 सी आर हो गया, ए की जगह क्या है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 12 माइनस आर, एंड यहाँ पे माइनस वाई एक्स, इसका पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आर, ये जो दिख रहे हैं ना बॉटम में आर, वही। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 12 सी आर एंड यहाँ पे स्टूडेंट इसको थोड़ा बताइए, एक्स स्क्वायर है उसका पावर 24 माइनस एक सेकंड वन बंद करके एक आप एक काम कीजिए, जो भी आंसर कर रहे हो हैंड रेज कीजिए ताकि मुझे समझ में आ रहा है कौन आंसर कर रहा है। मैं चैट में चेक कर लेती हूँ एक बार, 1 सेकंड, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कौन आंसर कर रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट मैं लिखती हूँ, आप कुछ मिस्टेक रहेगा तो बताइए। ठीक है, ये जो 2 है बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 24 माइनस 2 आर हो गया एक्स के पावर में, एंड यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट, -1 का पावर आर लिख देती हूँ इंटू वाई का पावर आर इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो एक्स के जो पावर है उसको कंबाइन कर लेते हैं, ये 12 सी आर हो गया एंड यहाँ पे एक्स का पावर 24 माइनस 2 आर और ये है पावर आर, मतलब पावर ऐड हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये मिलेगा कंबाइन करके, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, -1 का पावर आर इंटू वाई का पावर आर। ठीक है, समझ में आया? इंडाइसिस का प्रॉपर्टी ए का पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स के जो इंडेक्सेस हैं उनको ऐड कर दिया। समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। तो ये वाला होमवर्क में कर सकते हो। क्या चीज याद रखना है मैं एक बार वापस से दिखा देती हूँ, अगर आपके पास इन एक बार शॉर्ट में लिख देती हूँ, इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n, जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन, मतलब r प्लस वन टर्म होगी, और ये क्या होता है एन सी आर इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, जस्ट कंपेयर करना है और आप जनरल टर्म लिख पाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे ना, डायरेक्टली जस्ट कुछ नहीं करना, Yes, जस्ट ma'am. लिखना है। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट पर्टिकुलरली उन्होंने बोला है कि 4 टर्म फाइंड करना है, तो पहले तो जनरल टर्म मुझे बता दीजिए, फिर जनरल टर्म अगर हमने लिख दिया है
तो आर की वैल्यू वहां पे मतलब जनरल टर्म मतलब आर प्लस 1th टर्म, मैं लिख देती हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। तो ये आर प्लस 1th टर्म हो गई। एन क्या है यहाँ पे 12, तो ये हो गया 12 सी आर, ए की जगह है एक्स, तो एक्स का पावर हो जाएगा आपके पास 12 माइनस आर, और ये जो बी की जगह हमारे पास -2y, उसका पावर हो जाएगा आर। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अगर मुझे 4 टर्म चाहिए मतलब क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितना लेंगे, 3 लेंगे ना, आर की वैल्यू 3. Yes, हाँ, ma'am. तो यहाँ पे टी टी प्लस 1 Six मतलब plus 4 one. टर्म, तो ये हो गया आपके पास 12C3। प्लीज सोल्व कीजिए मेरे से पहले और चैट सेक्शन में X की आंसर पावर बताइए। 9. एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे 12 माइनस 3, वेरी गुड स्टूडेंट, में से पहले आंसर बताइए चैट सेक्शन में, मैं यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ, यहाँ पे 2y और इसका पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करके 12C3 का आंसर कितना आता है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, जो इसका आंसर जो मुझे याद था वो ये हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ये होता है 220। 12C3 की वैल्यू 220 आई, चेक कर लीजिए। एंड यहाँ पे x का पावर मुझे मिला 9, एंड यहाँ पे -2y का पावर 3, मतलब -2 का पावर 3 करेंगे तो -8। ठीक है, एंड यहाँ पे y³ मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक कीजिए जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं एवरीवन, सबको यही आ रहा है? Yes, ma'am. -1760 Yes, इंटू ma'am. एक्स रेज टू पावर 9 इंटू y³। वेरी गुड, एक्सीलेंट अंजलि, और किसने, अनिका, सानिया और एक और स्टूडेंट ने ऊपर आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है, तो जिन्होंने पहले आंसर किया था उन्होंने शायद से यहाँ पे टर्म तो लिख दी है, लेकिन आपने ये एक्स और वाई की पावर क्या है वो नहीं लिखी है। ठीक है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वो कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि फोर्थ टर्म क्या आएगी वो बताइए। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या किया हमने, जनरल टर्म लिखी है, क्योंकि फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोले थे वो, तो हमने जो जनरल टर्म है मतलब r प्लस 1th टर्म में r की वैल्यू 3 लेंगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपांशन में फोर्थ टर्म हमें मिलेगी -1760 इंटू एक्स का पावर 9 इंटू वाई का पावर 3। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। No, ma'am. No, ma'am. तो ये आपका No, क्या हो गया, ma'am. T4। No, ma'am. ठीक है, ये फोर्थ टर्म चेक कर लीजिए, हमने जो लिखा है सही लिखा है। ठीक है, तो ये किसी को डाउट नहीं रहेगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, वेल डन जिन लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, जो लोग ने आंसर नहीं किया लेकिन क्वेश्चन सोल्व कर लिया उनको भी वेरी गुड। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, मुझे लगता है ये वाला कर पाएंगे। अब मैं जनरल टर्म लिख दी रही हूँ यहाँ पे, आप इसको होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। ठीक है, जनरल टर्म r प्लस 1th टर्म। ठीक है स्टूडेंट, चेक कीजिए, और यहाँ पे n की वैल्यू 18, 18 CR 9x का पावर हो गया 18, minus R. एंड यहाँ पे -1/3 3 इंटू root रूट। under root X अच्छा R. ठीक, ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको अगर 13 टर्म चाहिए तो r की वैल्यू क्या लेंगे, 12 लेंगे। Yes, ma'am. 12 plus yes, ma'am. वेरी गुड, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताने वाले हो, या तो अभी कीजिए या होमवर्क में ट्राई करना। जस्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 18C12, यहाँ पे हो जाएगा 9x उसका पावर 18 माइनस 12 इंटू -1/3 रूट एक्स उसका पावर हो जाएगा 12। तो ये काम आपका होमवर्क में है, ये मुझे लगता है आप कर पाएंगे। एवरीवन Yes, ma'am. जस्ट सिंप्लीफाई Yes, ma'am. करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करके मुझे आप बताना, अगर आंसर आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में, क्योंकि जनरल टर्म के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो ऐसा लिख लीजिए इन द एक्सपांशन ऑफ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली लिख नहीं पाते, तो एक ऐसा लिख लीजिए इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू पावर n, तो वहां पे जनरल टर्म का लिख लीजिए, फिर डायरेक्टली आपको इजी रहेगा। NCR इंटू ए का पावर, ओके यहाँ पे जगह कम है हमारे पास, कहाँ पे लिखे, नीचे लिखते एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ r प्लस 1th टर्म हो गया NCR। एक स्टूडेंट यहाँ पे भी थोड़ा जगह कम है, अच्छे से लिखना पड़ेगा, इधर लिखती हूँ। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया NCR, एन स्टूडेंट ए का पावर हो जाएगा N माइनस आर, एन का पावर आर। ठीक है, ऐसा करके आप कंपैरिजन करके डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, ये ma'am. बाकी का Yes, पार्ट वो ma'am. होमवर्क में दिया है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे का कंटिन्यू। अंजलि ने तो आंसर दे भी दिया। अंजलि, तो आपने ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए मैंने होमवर्क में दिया है। आप लोग चेक कीजिए क्या आंसर आता है आपका, लेकिन अच्छे से सिंप्लीफाई करके। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ये वाला चीज ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है सॉल्यूशन इसका, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वंथ कॉमा आर्थ एंड r प्लस वंथ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वन होल रेज टू पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5। तो फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड r, ये हमें क्वेश्चन है। स्टूडेंट याद है लास्ट टाइम हमने इसका एक्सपांशन किया था, मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन होल रेज टू पावर n, इसका एक्सपांशन आपका 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n वही आता है। ठीक है, और आप चाहे तो बाइनोमियल जो थियरम का स्टेटमेंट है वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, a का वैल्यू x ले लीजिए, b का वैल्यू 1 ले लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक डायरेक्ट भी बताया था, याद है किसी को डायरेक्ट वाला? उसमें क्या किया था मैंने, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट हमारा आता है NCN इंटू एक्स टू द पावर n। क्यों? क्योंकि हमें जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका एक रिलेशन पता था, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज बहुत काम की, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज जो बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वहां पे आप a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखते हो, a की वैल्यू x ले लीजिए, b की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं ये वाला लिख रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अभी क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वन कॉमा आर्थ एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वन होल रेज टू पावर n, ये रेशियो में बोला है। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ से कोई बता दीजिए कोएफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, तो यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वन, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा आपको, आर्थ कॉमा r प्लस वन टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस, या x प्लस वन लिखिए या x प्लस वन, ये भी दोनों सेम ही आने वाले हैं, तो x प्लस वन होल रेज टू पावर n। अच्छा कोई मुझे बताएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख, क्योंकि रेशियो तो उन्होंने पता है दिया है, लेकिन क्या कोएफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व करके बता सकते हो? द कोएफिशिएंट ऑफ द r माइनस वन कॉमा r प्लस वन टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वन होल रेज टू पावर n r, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट? यहाँ पे एनीवन? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे देखिए, देखो Yes, ma'am. जैसे ये पहली टर्म देखिए, जो एक्सपांशन में मैंने लिखा है पहली टर्म क्या लिखा है, NC0। ठीक है, मतलब वहां पे NC0 है, मतलब यहाँ पे x का पावर 0 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो NC0 कोएफिशिएंट किसका हो गया, x का पावर 0 का। सेकेंड टर्म क्या मिल रहा है स्टूडेंट, NC1 इंटू एक्स, मतलब x का कोएफिशिएंट मुझे क्या मिल रहा है, NC1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे देखो। Yes, ma'am. अच्छा एक चीज अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रही ना, तो एक काम करते, रुको मैं पूरा जनरल टर्म लिख के दिखाती हूँ, उधर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज में मैं जनरल टर्म लिख के दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जनरल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म अगर बात की जाए ये वाली चीज में, देखो मैंने पूरा लिख के बताया है, लेकिन आपको समझ में आया होगा ये क्या है, बेसिकली NCR। ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, x है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो y की वैल्यू की बात की जाए, देखो x प्लस वन है तो y की वैल्यू 1 हो गई, या अगर a प्लस बी से कंपेयर करें तो वैसे भी आप देख लीजिए। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो यहाँ से अगर आप लिखना Yes, चाहें ma'am. तो क्या लिखूं, कोई मुझे बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे? जनरल टर्म क्या लिखना चाहिए मुझे, NCR इंटू कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जर्व करके बताइए यहाँ से। फर्स्ट टर्म मुझे मिल रही है NC0, सेकेंड टर्म मुझे मिल रही है NC1 इंटू एक्स। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जो r की वैल्यू है वही x की पावर में दिख रही है। ठीक दिख रही है कि नहीं? देखिए यहाँ पे NC0 पहली टर्म मुझे मिल रही है यहाँ पे,
आप चाहे तो जनरल जो मैंने बेसिकली हमने बात करी है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट वहां से कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वहां से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो ये एनसीआर इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात ऑब्जर्व कर सकते हो आप, देख लीजिए। देखिए पहली टर्म कैसे मिलेगी, जब मैं आर की वैल्यू निकालू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी, एनसी 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 ये मिल रही है मुझे, देख लीजिए यहाँ पे। प्लीज बताइए कुछ डाउट है तो, नहीं तो अगर ऐसे ये नहीं लिखना है ना तो आप जो ऑलरेडी जो जनरल पढ़ा है ना वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर एन, इसके एक्सपांशन में जनरल टर्म आप मुझे बताएंगे, क्या लिख बताते हैं स्टूडेंट बताइए, एन सी आर। एंड यहाँ पे आप बोलते हैं मैम एक्स का पावर एन माइनस आर लिखते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखते हो, वन का पावर आर लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। Yes, ma'am. एंड समझ ये जो वन का पावर आर Yes, मतलब ma'am. ये तो वन ही हो गया आपका। एंड ये एनसीआर मैंने आपको बताया ना, एनसीआर इज सेम एज एनसी एन माइनस आर। तो यहाँ से आपको चीज पता चल रहा होगा, जो मैंने इधर लिए ना वो ये एक्स के पावर में आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, स्टूडेंट ये ma'am. मैं अगर लिख रही हूँ तो यहाँ से मैं क्यों पूछ रही हूँ, ये बेसिकली ये जनरल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करें, द कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म, आर्थ टर्म एंड आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा अगर मैंने आर प्लस वन टर्म ली तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका एनसीआर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, एक मिनट वापस Yes, लिखा देखो, Yes, अगर ma'am. आर प्लस वन टर्म होगी तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर रहेगा। अगर मैं बोलूं आपका यहाँ पे अगर है हमारे पास टी आर तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनसीआर माइनस वन, यहाँ से एक कम इधर दिखता है आपको, ठीक है। ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पे मुझे बताइए मैं Yes, क्या ma'am. लिखूं, द कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन कॉमा आर्थ एंड आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर एन आर। तो बताइए, तो यहाँ पे एक कम मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे Yes. बताइए। यहाँ पे आर देखो क्या लिखूं मैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात की जा रही है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी आर माइनस वन मतलब आर माइनस टू हो गया। देखिए यहाँ पे Yes, कुछ ma'am. मिस्टेक होगा तो प्लीज बताइए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, क्योंकि जो यहाँ पे हाँ, Yes, ma'am. एंड यहाँ की बात की जाए आर प्लस वन में आपको मिलेगा एन सी आर Yeah. रिस्पेक्टिवली, ये लिखना पड़ेगा जरूरी है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं बात कर रही हूँ। सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्योंकि हम आर प्लस वन टर्म की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर प्लस वन है उससे एक कम यहाँ पे आर है। अगर यहाँ पे मेरे पास 8 टर्म होगी तो यहाँ पे एन सी आर माइनस वन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे आर माइनस वन होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपको आर माइनस वन है तो बेसिकली यहाँ पे आर माइनस वन मतलब आर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की मैं बात कर रही थी, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ मैं, किसी को डाउट है यहाँ पे, द कोएफिशिएंट ऑफ r minus one term, rth term and r plus one term in the expansion of this are this, ठीक है। और उनका रेशियो आपको दिया है स्टूडेंट 1:3:5 एंड आपको एंड और आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मैं ले लूँ उनका रेशियो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, तो पहले दो का रेशियो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे एन सी आर माइनस टू, ठीक है। एंड यहाँ पे एन सी R minus 1. ठीक है, ये हमने लिया था, सबको समझ में आ रहा है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया अपने पास स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। 1:5. नहीं पहले मैंने स्टार्ट Ma'am, 1:. ओके 1:3:5 ना, एक सेकेंड में पूरा लिखती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक सेकेंड। ओके पूरा इरेज करके मैं लिख देती हूँ इसका रेशियो नेक्स्ट वाले के साथ, एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी, यहाँ पे मैं आर ले रही हूँ और इनका क्या है 1:3:5, ठीक है 1:3:5, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई। और याद है हमने जब एनसीआर के प्रॉपर्टीज पढ़े थे वहां पे एक रिजल्ट हमने डायरेक्टली लिखा था, याद है किसी को रिजल्ट, वो ऐसा था कुछ एनसीआर
डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। स्टूडेंट याद है ऐसा कुछ आया था n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, किसी को याद है? Yes, ma'am. तो वो अगर Yes, मैं ma'am. रिजल्ट Yes, ma'am. यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको उस पर देखना पड़ेगा कि देखो इनमें से देखो जो ये r माइनस 2, r माइनस 1 एंड r, आपको पता है ये r इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इनका रेशियो लेंगे तो ये डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर पाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? आप चाहे तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज कीजिए, नहीं तो आपको जैसे नॉर्मल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड उससे सोल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपको ऐसा रेशियो लेना है Yes, ma'am. तो ये थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर में लेना पड़ेगा, ठीक है? NCR और इसका रेशियो लेना है तो बेसिकली आपको देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट के दो की बात कर रही हूँ, मैं पहले NCR ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, तो मैंने नीचे यहाँ पे लिया NCR माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्योंकि मैं उल्टा लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 5:3 हो जाएगा क्योंकि NCR माइनस 1 इज टू NCR आपका 3:5 है, ठीक है? तो बेसिकली मैं अगर इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर रही हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगी, होगा कि नहीं एवरीवन? 5/3. ये समझ में आया? क्योंकि मैंने पहले लास्ट वाली टर्म ली है फिर सेकेंड लास्ट टर्म ली है, तो यहाँ से रेशियो आपका 5/3 हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे अगर डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करूँ कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली रिजल्ट याद है, नहीं तो आप क्या पूरा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल ऐसा करेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, डायरेक्टली रिजल्ट है, एंड ये हमारे पास हो गया 5/3, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है आपको? 3 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू 5r, ठीक है? यहाँ पे ट्राई पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला 3n माइनस 3r। प्लस 1 प्लस ओके, एक बार चेक कीजिए मैं जो लिख रही हूँ कि नहीं वो सही है कि नहीं। सो 3n प्लस 3 एंड ये माइनस 3r उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 5r प्लस 3r, ठीक है? सो 3n प्लस 3 आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे 8r मिलेगा, ठीक है? तो आप इसको कुछ नाम देना चाहो तो दे दीजिए, या ठीक है, या तो बेसिकली हम ऐसा लिखना चाहे या ऐसा भी लिख सकते हो आप, 3n माइनस 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहे तो कुछ नंबर देना चाहे तो लिख दीजिए, क्योंकि बेसिकली हमें एक और इक्वेशन ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ओके, इसको ma'am. कुछ नंबर बोल देते, नंबर 1। स्टूडेंट अभी क्या किया था मैंने, जो रेशियो दिया था यहाँ पे मैंने ये लास्ट वाले टर्म पहले लिया फिर सेकंड लास्ट किया, ठीक है? तो मैंने ऐसा लिखा। अभी मैं क्या करती हूँ, सेकंड लास्ट टर्म देखो यहाँ से जो ये वाले को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, पहले ये वाले टर्म लेती हूँ फिर उसका रेशियो इसके साथ, ठीक है? वैसा रेशियो लूंगी क्योंकि यहाँ पे आपको चीज समझ में आनी चाहिए। एक सेकेंड ये वाला इरेज कर देती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख के बता रही हूँ एन, आप चाहे तो पूरा लिखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। NCR एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ NCR माइनस 2, क्योंकि R माइनस 1 में एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको R माइनस 2 मिलेगा। एंड स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए क्या रेशियो लूँ मैं इनका? 3:1 आ जाएगा क्योंकि मैं ऑर्डर चेंज किया है यहाँ। ये 3:1, ठीक है? 3:1, ठीक है? तो अभी के लिए ये वाले क्वेश्चन में याद कीजिए जो रिजल्ट मैंने पीछे अप्लाई किया वही किया है, सिर्फ यहाँ पे R की जगह R माइनस 1 है, ठीक है? और यहाँ पे बोलेंगे R माइनस 1 माइनस, ऐसा है, ठीक है? ये वाली बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ ये वाला रिजल्ट, NCR n अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई R, ये आता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं वो रिजल्ट अप्लाई करूँ स्टूडेंट तो क्या होगा यहाँ पे n माइनस आर, लेकिन आर की जगह क्या दिख रहा है आपको? R माइनस 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, Yes, ma'am. एंड यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है आपके पास यहाँ पे? R माइनस 1। जस्ट कंपेयर कीजिए यहाँ से, ठीक है? प्लीज बताइए, नहीं समझ में आए तो आप पूरा लिखिए, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस, फिर ब्रैकेट में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये रिजल्ट आपको लिखा के दिया था, जब जरूरत पड़े तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट समझ में आए ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए R माइनस 1 है, ये जो R माइनस 2 है बेसिकली R माइनस 1 माइनस 1 होता है, तो मैं ये रिजल्ट यूज करके ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है? जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, बताइए आपका क्या आ रहा है एवरीवन?
एवरीवन सोल्व करके बताइए यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस आर प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 3/1। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है n माइनस आर प्लस टू डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 3/1 लिखना है तो वो भी लिख दीजिए। सो n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 3 इंटू आर माइनस वन। ठीक है, तो n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 3r एंड माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अगर ये वाले टर्म को सारी को इधर लेके आने वाले तो वो भी लेके आ सकते हैं। n मिल गया, ये वाले टर्म माइनस आर माइनस 3r माइनस 4r हो जाएगा। ठीक है, 2n प्लस 3 5। किसी को डाउट है, मैं चाहे तो ऐसा लिख सकती हूँ, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। दोनों को आपको सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 3, ओके मैं लिख देती हूँ, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो जो भी मिला है, एक मिला है n माइनस 4r प्लस 5। स्टूडेंट प्लीज बताइए सोल्व करके, साइमल्टेनियसली सबको आता है सोल्व करना। ये है दूसरी वाली इक्वेशन, क्या है 3n माइनस 8r प्लस 3। ठीक है, 3n माइनस 8r, 3n माइनस 8r प्लस 3 था शायद से, ओके प्लस 3। एंड प्लीज मुझे सोल्व करके आप वैल्यूज बताइए क्या आ रहा है आपको। साइमल्टेनियसली सोल्व करना है तो पहले ये वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ये वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3n माइनस 12r प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अभी एक काम कर देते, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज, ये मैम चेंज। 3 आएगा। किसकी वैल्यू 3 आई है आप बताइए। मैम आर की। आर की वैल्यू 3, एक सेकंड यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ये माइनस हो गया स्टूडेंट, माइनस 12, वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये वाला रफ वर्क है, यहाँ से 4r की वैल्यू 12 आई, मतलब r की वैल्यू 3। ठीक है, r की वैल्यू 3 आएगी तो स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू निकाल सकते हो। प्लीज बताइए एवरीवन, सब्स्टिट्यूट कीजिए, Yes, ma'am. चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या 2 में। चलो 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, क्या था यहाँ पे n 7 मिल रहा है सबको। एक दिन चेक कर लेते हैं यहाँ पे Yes, ma'am. एक सेकेंड, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी सोल्व नहीं किया है मैंने। सो 4 9 माइनस 4 इंटू 3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओके इधर है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा था। यहाँ से n माइनस 12 plus 5 is equal to 0. This implies n minus 7 is equal to 0. This implies n is equal to 7. 7. ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया था, मैंने डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया है, अदरवाइज थोड़ा सा बड़ा और हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर n की वैल्यू 7 हो गई एंड r की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिखेगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। Yes, ma'am. मुझे Yes, मुझे ma'am. लगता है जब Yes, आपने ma'am. वो एक्सरसाइज, Yes. थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। अगर आपने, मुझे लगता है जब बुक में से सोल्व किया होगा तो पूरा आपने लिखा होगा उसका फैक्टोरियल, या आपने रिजल्ट यूज किया था, कोई बताएगा मुझे, पूरा सोल्व किया था आपने? Yes, ma'am. तो थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो रिजल्ट यूज करने से थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिली है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा तो आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेट वाला क्वेश्चन था, लेकिन आंसर मिल गया हमें। n की वैल्यू 7, r की वैल्यू कितनी मिली है यहाँ पे 3। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। स्टूडेंट पक्का समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताइए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सब लोग जो भी अभी तक हम कर रहे जनरल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या भी मिडिल टर्म के भी क्वेश्चन सोल्व करना बाकी है। ठीक है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपांशन 1 प्लस x होल रेज़्ड टू पावर m इज 6। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपको पता है वो क्या, अभी लिख के दिखा देती हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही यूज किया था, 1 प्लस x होल रेज़्ड टू पावर m, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था mc0 प्लस mc1 इंटू एक्स
प्लस mc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड यहाँ पे आप लिखते हैं mcm x टू द पावर m। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने एक्सपांशन आपको बताया था, आपको ये आई थिंक पता भी चल गया होगा क्या पैटर्न हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये एक्सपांशन में 6 दिया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है स्टूडेंट, आपको mc2 दिख रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. तो लिख लीजिए द कोएफिशिएंट ऑफ x square in the expansion वन प्लस एक्स का पावर m इज 6। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज जो हमें mc2 जो यहाँ पे दिख रहा है कोएफिशिएंट वो 6 के बराबर है। हाँ, तो अभी स्टूडेंट आपको पता है mc2 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू m Factorial. minus 2 factorial. minus 2 factorial. minus 2 factorial. और ये क्या है 6 स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे साथ सोल्व कीजिए आप लोग। मैं इसको m फैक्टोरियल को m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। minus 2 factorial. ठीक है, क्या क्यों, क्या हमें याद है आपने क्या किया था, जैसे मैं 5 फैक्टोरियल बोल रही हूँ, 5 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 4 5 को एज इट इज रहने दिया, स्टार्टिंग के तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन में 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का ट्राई किया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 आया, एंड यहाँ m पे minus 2 वेरी गुड, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, राइट साइड में 6 है, तो बेसिकली क्या मिला m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिला 12। 12. ओके, एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज किया है कि मैं चेक कर लेती हूँ, सबको समझ में आया। अच्छा स्टूडेंट, अभी शॉर्ट ट्रिक समझिए, यहाँ पे m यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स की बात करी थी, बाइनोमियल जो थियरम में हमने बात करी थी यहाँ पे, एंड स्टूडेंट यहाँ पे ये m आपका नेचुरल नंबर है, m माइनस 1 भी नेचुरल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब जो कंटिन्यूअसली आते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ। एंड यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे m की वैल्यू हो गई 4, m माइनस 1 हो गया 3, मतलब m की वैल्यू 4 आई। दूसरा ट्रिक क्या है, अगर आप इसको 12 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, m के टर्म्स में 2 वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू आप रिमूव करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, समझ में आया, तो वहां से भी 2 में से एक वैल्यू मिलेगी, या तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, कैसे, ऐसा जैसे मैंने किया, since m is a natural number, m minus 1 is also a natural number, तो 2 consecutive natural number का प्रोडक्ट 12 आ रहा है, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 consecutive natural number का प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपको पता चला m की वैल्यू हो गई 4। सबको समझ में आया, प्लीज बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन, एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, ओके, तो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो दोनों डिस्कस करते हैं, एक में हमने इंडेक्स लिया है ओड, एक में लिया है इवन, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, यहाँ पे आप पहले वाले की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट वाले का डिस्कशन, ओके, हियर n इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो आपको पता है 7 है, तो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म मिलेंगे आपको, 8 मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया, तो 8 मिलेंगे, मतलब आपके पास कितने आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, ठीक है, तो वो वाले केस में आपको पता है कितने मिडिल टर्म आते हैं, 2 मिडिल टर्म आते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे लिख दिए, तो देयर विल बी 2, कैसे लिख सकते हैं, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, यहाँ पे n इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओड, ठीक है, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, in the expansion of 3 minus x cube upon 6 whole raised to power 7, ठीक है, लेकिन अभी मिडिल टर्म का याद है आपको, एंड वो हम लिखते कैसे थे स्टूडेंट, मैं लिख के बता देती हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, एक तो होता है ऐसा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म लिखेंगे यहाँ पे, ये एक पहला मिडिल टर्म होगा, दूसरा वाला ऐसा लिखिए n प्लस 3
ये ज्यादा इजी है आपको। nth टर्म will be the middle term, will be the middle terms। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए स्टूडेंट, n की वैल्यू 7 लेंगे तो आपको पता है 7 + 1 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म आ रहा है। ठीक है, विल बी द मिडिल टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते दिस इम्प्लाइज फोर्थ टर्म कॉमा फिफ्थ टर्म्स आर, या विल बी लिख सकते, विल बी मिडिल टर्म, विल बी द मिडिल टर्म्स। एंड स्टूडेंट अभी ये टर्म निकालना आता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म लिख देते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे r + 1 टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -x³ / 6। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू है 7 ठीक है, फिर है 3 का पावर हो जाएगा इंटू 3 का पावर हो जाएगा 7 - r, एंड यहाँ पे उसके बाद क्या दिया था हमारे पास, -x³ / 6, -x³ / 6 और इसका पावर हो जाएगा r। ठीक है स्टूडेंट, अभी 4 टर्म चाहिए तो मतलब क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, 3 हाँ 3 + 1, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख के बता रही हूँ, आपको पूरा सोल्व करना है। ठीक है, पूरा सोल्व करके आप लिखेंगे कि ये वाली जो है ये का मिडिल टर्म है। तो r की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 7c3। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 का पावर हो जाएगा 7 - 3 इंटू -x³ / 6, एंड इसका पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, सोल्व आपको करना है, सिर्फ मैं लिख के बता रही हूँ। फिफ्थ टर्म ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 4 लेंगे तो 7c4 इंटू 3 का पावर 7 - 4 हो जाएगा इंटू -x³ / 6 और इसका पावर हो जाएगा 4। स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे इसको। Yes, ma'am. तो ये आपका क्या मिडिल टर्म हो गई, ये जो एक्सपांशन है इसमें 2 आपको मिडिल टर्म्स मिल रही है। ठीक है, एंड सेकंड वाला भी स्टूडेंट अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, जो सेकंड वाला है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, सेकंड वाले में x/3 + 9y⁻10 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप जस्ट लिखना चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पे, हियर n = 10, मतलब यहाँ पे इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म, देयर विल बी ओनली, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक्सपांशन में n + 1 टर्म आएगा, मतलब 11 टर्म आएगा। so there will be only one middle term in the expansion of x/3 + 9y⁻10। ठीक है, एंड कौन सी मिडिल टर्म रहेगी वो कोई बताएगा यहाँ पे, याद है किसी को, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो n + 2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म इज द मिडिल टर्म। विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 रखेंगे तो 10 + 2, हाँ 6 वाला। सो 10 term will, okay, n + 2 divided by 2th term will be the middle term। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस implies sixth term is the middle term। middle term in the expansion of, क्या है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने अच्छे से नहीं लिखा है यहाँ पे, x/3 + 9y, x/3 + 9y, इसका पावर है 10। तो स्टूडेंट कोई तो मुझे पहले जनरल टर्म लिख के बता दीजिए, इसका जनरल टर्म मतलब r + 1 टर्म हो जाएगा, n की वैल्यू है 10। ठीक है, 10cr हो गया, फिर x/3 का पावर हो जाएगा आपके पास 10 - r। ठीक है, एंड यहाँ पे इंटू 9y का पावर हो गया r। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर आपको 6 टर्म चाहिए, मतलब r की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पे 5। तो t 5 + 1 ये हो जाएगा आपका 10c5, एंड यहाँ पे x/3 और यहाँ पे 10 -
5 पावर में आया 9, y का पावर हो गया 5। कर सकते हो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. ओके तो ये आपका क्या हो गया, 6 टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया ये वाले एक्सपांशन में। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है इसके ऊपर, ये वाला भी हम कर लेते हैं आज के लिए, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट की बात करिए स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power 5 इन दिस प्रोडक्ट यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था ना 1 + x होल रेज टू पावर m वाला, वो अगर आपको याद है कि कैसा पैटर्न था, यहाँ से बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करने वाली, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको x raised to power 5 का कोएफिशिएंट बताना है इनके प्रोडक्ट में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, 1 + 2x होल रेज टू पावर 6 का एक्सपांशन कैसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 6c0 + 6c1 इंटू 2x का पावर 1। ठीक है, ये वाला चीज आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे x की जगह आपको 2x है, पावर है n की जगह 6 है। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी दिखाया था, किसी को डाउट है तो वापस से लिख देती हूँ। यहाँ पे ऐसा है 1 + x होल रेज टू पावर n होता है, तो स्टूडेंट ये आता है nc0 + nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डॉट 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 ncn इंटू एक्स टू द पावर n। ये चीज हमने जब रिजल्ट डिस्कस किया था, अलग अलग वैल्यू लेके देखी थी, तभी भी डिस्कस किया था। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ से सिर्फ मुझे कोएफिशिएंट की बात करनी है, तो सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कोएफिशिएंट कैसे आया। फटाफट मैं क्विकली बताने वाली हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक्सपांशन लिख रही हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आपको चाहिए तो पूरा लिख लीजिए आपके लिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x का पावर 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 6c3 एंड यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 2x का पावर 3 हो जाएगा प्लस 6c4 इंटू 2x का पावर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 6c5 एंड यहाँ पे 2x का पावर कितना होगा स्टूडेंट, 5। अच्छा ये है ना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करके आपको पता चल रही है, मैं आपके लिए लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पता रहेगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं 6c6 एंड यहाँ पे 2x का पावर हो गया 6। ठीक है, ये पहले वाला ब्रैकेट का मैंने एक्सपांशन दिखाया, वैसे ही 1 - x होल रेज टू पावर 7 का एक्सपांशन आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ जो आएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको मिलेगा। 7c0 यहाँ पे माइनस आना जाएगा, -7c1 इंटू एक्स प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, ऐसा आप पूरा लिखिए। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे फिर प्लस 7c4 x का पावर 4 हो गया, फिर माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस जगह है क्या? ओके, यहाँ पे लिखने का ट्राई करती हूँ मैं, -7c5 ओके जगह नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 5 एंड यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, -7c5 x का पावर 5 प्लस 7c6 x का पावर 6 एंड यहाँ पे फिर माइनस साइन 7c7 x का पावर 7। सो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे r की वैल्यू जो एनसीआर में जहाँ पे r आपका ओड आ रहा है ना, वहां पे आपको माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अभी इन दोनों के प्रोडक्ट में आपके x रेज़ टू पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट में Yes, ma'am. तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी आपको याद है जैसे हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो वही चीज आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट का में जो आपको टर्म्स मिलेंगे ना, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें x का पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करनी है। ठीक है, तो कैसे कैसे हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ की कांस्टेंट टर्म आपने ली हो। ठीक है, ऐसा होगा ना, क्योंकि ये एक्सपांशन की बात करें, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट दिया है और इसके एक्सपांशन में, इन दोनों के प्रोडक्ट के एक्सपांशन में आपको x का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, आपने पहले वाले ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म ली है, दूसरे वाले ब्रैकेट से आपको x रेज़ टू पावर 5 वाला टर्म मिल रहा है। ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है दो ब्रैकेट का। स्टूडेंट प्लीज बताइए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ लेकिन आपको समझा रही हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ
x to the power 5 in the product of यहाँ पे आपके पास है 1 + 2x का होल रेज टू पावर 6 एंड यहाँ पे आपको 1 - x रेज टू पावर 7 इज, ठीक है। बहुत सारे टर्म का एडिशन आने वाला है, वो आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। हो सकता है पहले ब्रैकेट से आपने कांस्टेंट टर्म ली है, तो सेकेंड ब्रैकेट से कौन सी टर्म आनी चाहिए जहाँ पे आपको x रेज टू पावर 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाली, तो यहाँ से मैं 6c0 ले रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे टर्म का एडिशन आएगा, यहाँ पे 6c0, तो यहाँ पे कौन सी टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे x का पावर 5 दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, क्योंकि मैं सिर्फ वो वाली टर्म की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको x का पावर 5 दिखेगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट से अगर कांस्टेंट टर्म लिया है तो इधर से ये वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे -7c5, ठीक है, क्योंकि x के पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें कैसे आया? उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली पहले ब्रैकेट से मैंने कांस्टेंट टर्म लिया था, तो सेकंड ब्रैकेट से x का पावर 5 वाला टर्म, ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट मैंने दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने पहले ब्रैकेट से लिया है x वाला टर्म, ठीक है, तो देखिए ये वाला 6c1 × 2x ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट से कौन सा वाला टर्म लेंगे? अगर आपको x का पावर 5 वाला टर्म चाहिए तो दूसरे वाले ब्रैकेट से वो वाला टर्म लेंगे जहाँ पे x का पावर 4 हो रहा है, तभी तो उनका प्रोडक्ट x का पावर 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे मैं देखो ये वाली टर्म ले रही हूँ 6c1 × 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6c2 × 2 भी ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो 2x था, मुझे x का पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, ये हो गया। एंड यहाँ से स्टूडेंट कौन सी टर्म होगी प्लीज बताइए? यहाँ पे ये वाली, जहाँ पे x का पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 7c4। स्टूडेंट सबको पता है ना, मल्टीप्लीकेशन दो ब्रैकेट में अलग टर्म दिए तो उनका आप कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो वही मैं बताने का ट्राई कर रही, क्योंकि दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट पे मैंने अगर x वाले टर्म लिए हैं तो ये वाली ब्रैकेट से मुझे x का पावर 4 वाले टर्म चाहिए, ये वाली, ठीक है। तो 7c4 इसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2 × 7c4। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? एवरीवन प्लीज बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? दोनों का प्रोडक्ट में x का पावर 5 का क्या कोएफिशिएंट आएगा वो बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसा आपको डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है आपने पहले ब्रैकेट से ये वाली टर्म ली है जहाँ पे x² का टर्म दिख रहा, तो उसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया? देखो पहले ब्रैकेट में x² का कोएफिशिएंट कितना है? 6c2 × 2 का पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2x का पावर 2 है तो 2² आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 6c2 × 2 का पावर 2 हो गया, ये x² का कोएफिशिएंट पहले ब्रैकेट में। तो सेकंड ब्रैकेट में मुझे x³ वाला टर्म चाहिए, ठीक है, और x³ का कोएफिशिएंट इधर कितना है? -7c3, ठीक है, यहाँ पे है -7c3, यहाँ पे माइनस साइन है, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो प्लीज पूछिए। उसके बाद क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 की बात कर रहे हैं ये वाले प्रोडक्ट में, तो मैं वो लिखने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने क्या किया स्टूडेंट, अभी समझ में आया? मैंने पहले ब्रैकेट से x² वाला टर्म लिया तो उसका जो कोएफिशिएंट था वो लिख दिया, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? x³ वाले टर्म से सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है। अभी स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद क्या होगा? आपने पहले ब्रैकेट से x³ वाला टर्म लिया होगा, ठीक है, एंड दूसरे वाले ब्रैकेट से x² वाला टर्म, तो यहाँ से लिख देते हैं उसका 6c3 यहाँ पे × 2 का पावर 3 हो गया, एंड ये वाले से x² का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, यहाँ पे 7c2, ठीक है, यहाँ पे 7c2। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा? आपको यहाँ से अगर आपने ली है x का पावर 4 वाला टर्म, x का पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 6c4 × 2 का पावर 4, 6c4 × 2 का पावर 4, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में x का पावर 4 का कोएफिशिएंट है। सेकंड ब्रैकेट में आपको x का कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट कितना है? -7c1 × माइनस यहाँ पे 7c1, ठीक है। और अभी स्टूडेंट अभी कौन सा केस बाकी है प्लीज बताइए? अभी हो सकता है अपने पहले ब्रैकेट से वो वाले टर्म लिए हैं जहाँ पे x का पावर 5 दिख रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट लेंगे यहाँ पे 6c5, ठीक है, 6c5 × 2 का पावर 5, 6c5 ×
2 का पावर 5 एंड ये सेकंड ब्रैकेट से कौन से टर्म लेंगे, वो वाले केस में कांस्टेंट टर्म, ये आपका मिलेगा। ओके, एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देते हैं। 2 का पावर 5 एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है मल्टीप्लाई विद 7c0। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इन सबका एडिशन बेसिकली आपको x का पावर 5 का कोएफिशिएंट देगा, ये वाले इन दोनों के प्रोडक्ट में। किसी को डाउट है, कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, लेकिन ये जो पूरा पार्ट बाकी का है वो आपको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है? नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसा और क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है? तो ये रिमेनिंग पार्ट इज फॉर होमवर्क, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए।